Hello everyone, welcome back to our channel Adaptive Learning. So today we are going to start with our chapter number 2 for 9th standard Maharashtra State Board, Endogenetic Movement. Okay, so ये हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट हमारा चैप्टर है जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है, जहाँ पर हम एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे लैंडफॉर्म्स वगैरह प्रोड्यूस होता है और कैसे क्या होता है. ठीक है, सो एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग से बेसिक से जाते हैं. सबसे पहले मूवमेंट्स के बारे में समझते हैं कि मूवमेंट्स क्या होता है. ओके, सो मूवमेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. सबसे पहले बेस से जाते हैं हम. सो पहला होता है, एक होता है एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स और एक होता है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट. ठीक है, तो ये दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं बेसिकली, जो हमारे अर्थ पे इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ की वजह से होता है. जैसे आप लोगों ने लास्ट ईयर आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में लोअर क्लास में आप लोगों ने इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी किया, जहाँ पर आपने डिफरेंट लेयर्स के बारे में स्टडी की. आपने इंटीरियर में जो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ये सब के बारे में आपने डिटेल में स्टडी किया. सो अब इस लेयर के वजह से जो इंटरनल जो मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं वो देखते हैं. ठीक है, तो मूवमेंट बेसिकली क्या होता है कि कभी भी कोई बोलते सडन एक्शन होता है. ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में इनस्टेबिलिटी होने की वजह से सर्टन मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं. ठीक है, और वो जो मूवमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. पहला वाला है एंडोजेनेटिक मूवमेंट और दूसरा वाला है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट, जहाँ पर हम एंडोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 में. अब जो एक्सोजेनेटिक मूवमेंट है, विच वी आर गोइंग टू डील विद एक्सोजेनेटिक मूवमेंट इन द चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, जो कि एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम सारी चीज़ें देखेंगे कि एक्सोजेनेटिक मूवमेंट में क्या होता है. ओके, आ जाता हूं मैं वापस से वर्ड पे, एंडोजेनेटिक मूवमेंट. अब यहां पर वर्ड बोल रहा है एंडो. नाउ व्हाट इज एंडो? एंडो इज नथिंग बट इंटरनल. ठीक है, एंडोजेनेटिक मूवमेंट इज नथिंग बट एन इंटरनल मूवमेंट. इट्स एन इंटरनल मूवमेंट. सो एंडोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है? एक ऐसा मूवमेंट होता है जो कि इंटरनली टेक प्लेस होता है, जो कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में होता है, इंटीरियर लेयर्स में होते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है इंटरनल मूवमेंट यानी कि एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स. ठीक है, अब अगर हम एंडोजेनेटिक मूवमेंट सिंपल वर्ड्स में देखें तो क्या होता है एंडोजेनेटिक मूवमेंट? मूवमेंट विच अकर्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ और बिलो द क्रस्ट इज नोन एज एंडोजेनेटिक मूवमेंट. यानी कि ऐसा मूवमेंट जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में हो रहा है, ठीक है, और बिलो द क्रस्ट के हो रहा है. सो ऐसे मूवमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल मूवमेंट और एंडोजेनेटिक मूवमेंट. एंडोजेनेटिक मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज स्लो मूवमेंट. ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्लो मूवमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, नाउ एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, सो व्हाट इज जेनेटिक मूवमेंट्स? अब अगर मैं मूवमेंट्स की बात करता हूँ, सो ये मूवमेंट्स क्या है? मूवमेंट इज नथिंग बट अ जेनेटिक वेव्स. ये जो मूवमेंट्स है, ये मूवमेंट्स किसके वजह से क्रिएट होते हैं? ड्यू टू जेनेटिक वेव्स. नाउ व्हाट इज जेनेटिक वेव्स? जब मूवमेंट्स आए, यानी कि आप लोगों ने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया होगा, अर्थक्वेक आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने सुना होगा न्यूज़ में, टेलीविजन्स में, आपने महसूस भी किया होगा, यानी आपने वॉल्केनिक इरप्शंस देखे होंगे. ठीक है, तो ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं और ये जो अर्थक्वेक होते हैं, ये जेनेटिक वेव्स की वजह से होता है. नाउ व्हाट इज जेनेटिक वेव्स? जेनेटिक वेव इज नथिंग बट अ हीट, एनर्जी. ठीक है, जो कि क्या होता है? एक एनर्जी होता है. इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, जहाँ पर हम मेंटल में जो हीट है और जो भी अलग अलग फैक्टर्स है, जैसे हीट है, रॉक्स है, रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स के वजह से, टॉक्सिक एलिमेंट्स के वजह से, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स के वजह से और हीट की वजह से रिएक्शन टेक प्लेस होता है. इस रिएक्शन की वजह से एनर्जी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकली हम उन्हें नेम देते हैं जेनेटिक वेव्स, जो कि जेनेटिक वेव्स के नाम से जाने जाते हैं. ठीक है, अब ये जो जेनेटिक वेव्स हैं, ये जेनेटिक वेव्स बेसिकली क्लासिफाई किए गए हैं 3 टाइप्स में.
ठीक है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, पहला वाला है प्राइमरी वेव्स, एक होता है प्राइमरी वेव्स, दूसरा होता है सेकेंडरी वेव्स, और तीसरा होता है surface waves. ठीक है, सो जेनेटिक वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला वाला है प्राइमरी वेव्स, देन है सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। यानी कि जब जियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया, जब स्टडीज़ किए गए, जब अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जब ऑब्जर्वेशन किए गए, सो उसके थ्रू हमें क्या पता चला कि ये जो जेनेटिक वेव्स है ये 3 अलग अलग टाइप के, यानी कि 3 अलग अलग वेव्स जो हैं जो जनरेट हो रहे हैं इंटीरियर पार्ट में, मेंटल में, जो कि रिलीज हो रहे हैं और अर्थ सरफेस से आकर टकरा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वेव्स है प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम स्लो मूवमेंट्स के बारे में, जब हम सडन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, रैपिड मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी वेव्स है, प्राइमरी वेव्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय पी, इट्स डिनोट बाय पी। पी वेव्स यानी कि क्या होता है, प्राइमरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एस वेव्स, whereas surface waves is known as L waves। ठीक है, जहां पर P, S and L, ठीक है, ये याद रखना है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। सो इसे डिनोट किया जाता है P, S और L से। अब ये जो वेव्स हैं, ये सारे जो वेव्स हैं, इन वेव्स को क्लासिफाई किया गया है, सो वो कौन से बेसिस पे किया होगा, कुछ सर्टन फैक्टर होगा। यानी कि जब साइंटिस्ट ने जब अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में स्टडी किया, एनालिसिस किया, सो उन्होंने क्या देखा कि ये जो वेव्स है, ये वेव्स क्यों जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, सो उनके क्लासिफिकेशन, यानी ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस, इन 3 में क्लासीफाई करने के रीजंस क्या है, कौन से बेसिस पे इन्हें क्लासीफाई किया है। ठीक है, सो वो हम देखते हैं कि क्या है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स को देखकर इन वेव्स को क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस में। ठीक है, अब वो जो मूवमेंट्स है, वो मूवमेंट्स कौन से हैं। पहला वाला है ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं वेलोसिटी का, वेलोसिटी यानी कि क्या, इज नथिंग बट स्पीड। ठीक है, जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, सो वेलोसिटी यानी कि स्पीड, इससे मतलब अगर मैं वेलोसिटी अगर मैं बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में 2 वर्ड्स आते हैं। ठीक है, या तो फास्ट होगा या तो स्लो होगा, बराबर। इसका मतलब या तो रैपिड होगा या तो स्लो होगा। ठीक है, सो कुछ वेव्स, जब अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में स्टडी की गई, सो स्टडीज़ के थ्रू क्या पता चला कि कुछ वेव्स बहुत ही रैपिडली ट्रैवल कर रहे थे एंड सर्टन वेव्स आर ट्रैवलिंग वेरी स्लो। ठीक है, सो कुछ वेव्स थे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड में सरफेस को टकरा रहे थे, और कुछ वेव्स थे जो काफ़ी स्लो सरफेस को टकरा रहे थे। ठीक है, सो ये एक बेसिस मिल गया उनको वेलोसिटी की बेसिस पे कि वेव्स को क्लासिफाई किया। अब कौन से इसमें क्लासिफाइड है, यानी कि अगर वेलोसिटी, अगर आप पूछते हो कि सर वेलोसिटी की बेसिस पे कौन से वेव्स प्राइमरी है, सेकेंडरी या सरफेस है, सो ये हम जब अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे तब हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देन जब दूसरा ऑब्जर्वेशन किया गया, सो जो क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट था उसमें दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, डायरेक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन के बेसिस पे अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, जब स्टडी की गई, वापस से जब स्टडी किया गया अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में, सो इन मूवमेंट्स के बारे में 2 चीज़ें पता चली। ठीक है, कुछ वेव्स होते हैं जो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करते हैं। ठीक है, कुछ वेव्स होते हैं जो वर्टिकल ट्रैवल करते हैं, एंड सर्टन वेव्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो हॉरिजॉन्टली एंड इवन वर्टिकली ट्रैवल करते हैं, यानी कि वो रेडियल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, सो ये जो क्लासिफिकेशन है, इनको देखकर हमें पता चला कि वेव्स वेलोसिटी के बेसिस पे भी क्लासिफाई हो सकते हैं, और कुछ वेव्स डायरेक्शन के बेसिस पे भी क्लासिफाई हो सकते हैं। बिकॉज अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो कुछ वेव्स हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करते हैं, कुछ वेव्स वर्टिकल ट्रैवल करते हैं,
एंड कुछ वेव्स जो होते हैं वो रेडियल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, यानी कि वो हर एक पॉइंट से, यानी कि स्पॉट हुए हुए पॉइंट से, ठीक है, वो हर जगह पर जाएंगे, ठीक है, यानी कि एपिसेंटर तक जो आपने पढ़ा होगा। अब जब हम अर्थक्वेक देखेंगे तो ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो रेडियल डायरेक्शन में भी ट्रैवल करता है। तो ये था हमारा सेकेंड बेसिस जिसके ऊपर वेव्स क्लासीफाई किए गए। अब आ जाते हैं थर्ड बेसिस पे। अब तीसरा कौन सा होगा? सो थर्ड वन इज लैंड फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड फॉर्म, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक वेव्स हैं, ये जो अर्थक्वेक है, ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ है जैसे अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शंस है, इनकी वजह से क्या हो रहा है कि लैंड फॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। जब हम एंडोजेनेटिक मूवमेंट एंड एक्सोजेनेटिक मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है, सो एंडोजेनेटिक मूवमेंट एंड एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स की वजह से ही हमारे जितने भी लैंड फॉर्म्स है, ओशंस है, क्रस्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनी है। यानी कि क्रस्ट पे जितना भी पार्ट लाई कर रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ एंडोजेनेटिक मूवमेंट एंड एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। ये दो मूवमेंट की वजह से ही ये सारे लैंड फॉर्म्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, सो जब मैं लैंडफॉर्म की बात करता हूँ तो एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स की वजह से जो लैंडफॉर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी नोटिस किए गए हैं, टू टाइप के हैं, ठीक है। एक होता है माउंटेन और दूसरा है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो जब हमने लैंडफॉर्म्स के बारे में देखा, जब एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स हुए यानी कि अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन जब हुआ, सो हमने ये नोटिस किया कि लैंडफॉर्म यहाँ पर कुछ माउंटेन्स बन रहे हैं, सम ऑफ द लैंड आर टर्निंग इनटू माउंटेन्स एंड सम ऑफ देम आर टर्निंग इनटू कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। जहाँ पर क्या हो गया कि कॉन्टिनेंट्स जब क्रिएट हुए, सो ये अर्थक्वेक के वजह से और ये जो जेनेटिक वेव्स हैं इनकी एनर्जी रिलीज होने की वजह से वो क्या हो गया, इंस्टेबिलिटी की वजह से टुकड़ों में बट गया, ठीक है, और लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो गए। जहाँ पर हमने क्या किया है, आज हम सिविलाइज्ड है, ठीक है, हमने कॉन्टिनेंट्स क्रिएट किए हैं। कुछ जो वेव्स थे वो आपस में टकराकर माउंटेन्स क्रिएट हो गए, ठीक है। सो अब जब हम सेकंड मेरा जब चैप्टर होगा, यानी कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा, तो आप लोगों को माउंटेन्स कैसे क्रिएट होता है उसके बेसिस पे भी मैं आपको बताऊँगा अलॉन्ग विथ वीडियो, ठीक है। सो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म, ठीक है। अब ये चीज़ें याद रखो कि व्हाट इज एंडोजेनेटिक मूवमेंट, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एंडोजेनेटिक मूवमेंट इज नथिंग बट इट्स अ मूवमेंट विच अकर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। जब हमने लेयर्स के बारे में पढ़ा, हमने अलग अलग डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा। सो इंटीरियर पार्ट में जितने भी लेयर्स हैं, ठीक है, उनके सर्टन फैक्टर्स सच एज रॉक, जिनके अंदर मिनरल्स होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो रॉक होता है, ठीक है, रॉक में बेसिक मिनरल्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है, Fe यानी कि आयरन, ठीक है, सिलिका, देन निकल, ठीक है, कोबाल्ट, ये ऐसे कुछ मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से रॉक के भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, कि कुछ रॉक ब्लैक इन नेचर होते हैं, कुछ रॉक पोरस होते हैं, ठीक है। सर्टन रॉक्स बोलते हैं कि इग्नियस रॉक, ये सारे जो रॉक्स हैं, ये रॉक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम पे, जब मैं वॉल्केनिक इरप्शंस आपको बताऊंगा। सो हम उसकी बेसिक्स भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सो ये एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिका, ठीक है, निकल, कोबाल्ट, ये सम मिनरल्स की वजह से, बेसिक्स मिनरल्स की वजह से, और जितने भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में, और हीट की वजह से क्या होगा कि कुछ सर्टन चेंजेस, एक एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप हीट के बारे में तो आप जानते ही हो कि जैसे कि हीट जो है, ठीक है, हीट इंटीरियर पार्ट में जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, हीट क्या होता जाता है, हीट इंक्रीज होता जाता है। हीट क्या होगा, हीट इंक्रीज होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम इंटीरियर पार्ट से बाहर आते हैं, यानी क्रस्ट के टूवर्ड्स आते हैं, हीट क्या होता जाएगा, हीट डिक्रीज होता जाएगा। सो इंटीरियर पार्ट्स में हीट का इंक्रीज होते जाना, ठीक है, और ये एलिमेंट्स की वजह से सर्टन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, जिनके वजह से जेनेटिक वेव्स बनना स्टार्ट होते हैं, और ये जेनेटिक वेव्स की वजह से मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं। मूवमेंट्स कौन से क्रिएट होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा अभी एंडोजेनेटिक मूवमेंट एंड एक्सोजेनेटिक मूवमेंट, ये जो मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं, क्यों,
बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक वेव्स, ठीक है। और ये जो जेनेटिक वेव्स है, नाउ व्हाट इज जेनेटिक वेव? जेनेटिक वेव्स इज नथिंग बट इट्स एनर्जी, ठीक है, विच इज रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में एनर्जी फॉर्म होने की वजह से जो रिलीज होती है उन्हें हम जियोलॉजिकली टर्म में हम बोलते हैं जेनेटिक वेव्स, ठीक है। नाउ दिस जेनेटिक वेव्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री, ठीक है, इट्स क्लासिफाइड इनटू थ्री, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। ये तीन वेव्स होते हैं। प्राइमरी वेव्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय पी वेव्स, ठीक है। Secondary wave is always denoted by S waves, whereas in case of surface waves is always denoted by L waves, ठीक है। सो ये तीन क्या है? हमारे जेनेटिक वेव्स है। अब ये जो जेनेटिक वेव्स है इसके ऊपर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, जहाँ पर हमने देखा कि वेलोसिटी के बेसिस पे हो रहा है, डायरेक्शन के बेसिस पे हो रहा है, लैंडफॉर्म के बेसिस पे हो रहा है। वेलोसिटी से हमें पता चलता है, जब साइंटिस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, सो R&D करने के बाद पता चला कि कुछ वेव्स बहुत ही फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ वेव्स लेयर्स के थ्रू बहुत ही स्लो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन के थ्रू हमें पता चला कुछ वेव्स हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहे हैं एंड कुछ वेव्स वर्टिकली ट्रैवल कर रहे हैं, वेराज कुछ वेव्स रेडियल डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम लैंडफॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं, सो क्लासिफिकेशन जो लैंडफॉर्म से हुआ, वो कुछ जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, वो मूवमेंट्स ने माउंटेन्स को क्रिएट कर दिया और कुछ मूवमेंट्स ने कॉन्टिनेंट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट, जहाँ पर हमने मूवमेंट्स के देखे कि मूवमेंट्स को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस में कैसे, मतलब मूवमेंट्स के बेसिस पे इन तीनों को डिवाइड किया है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। व्हाट इज स्लो मूवमेंट? अब आगे चैप्टर के बढ़ते हैं, स्लो मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि स्लो मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। स्लो मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसे जेनेटिक वेव्स के थ्रू मूवमेंट होते हैं जिसका प्रोसेस जो होता है, जिसके यानी कि जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्टिनेंट्स बिल्डिंग की बात करते हैं या माउंटेन बिल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एक ऐसे मूवमेंट है जो कि बहुत ही स्लोली अकर होता है। वेरएज अगर मैं बात करता हूँ अर्थक्वेक की, वॉल्केनिक इरप्शन का, ठीक है, सो ये एक ऐसे मूवमेंट है जो रैपिडली टेक प्लेस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्थक्वेक की बात करता हूँ, वॉल्केनिक इरप्शन का बात करता हूँ, सो इस केस में कैसा होता है कि जेनेटिक वेव्स जो होते हैं वो सडन रिलीज होते हैं और काफ़ी जल्दी रिलीज होकर जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी दिखता है और वो थोड़ी देर में चला जाता है, ठीक है। तो वो होता है रैपिड मूवमेंट। सो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? स्लो मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि हमने लास्ट अभी टॉपिक पढ़ा कि स्लो मूवमेंट क्या होता है। स्लो मूवमेंट किसके वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेव्स, ठीक है। जेनेटिक वेव्स के वजह से क्या होता है? मूवमेंट टेक प्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमने पढ़े दो मूवमेंट्स, एंडो एंड एक्सो, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक वेव्स हैं, ये जेनेटिक वेव्स भी सर्टन फैक्टर्स की वजह से क्रिएट होता है, जो कि हमने पढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल हीट एंड मिनरल्स इन दी रॉक, ठीक है। अब ये जो मिनरल्स है, इन मिनरल्स की वजह से रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी बहुत असर पड़ता है, ठीक है। अलग अलग मिनरल्स होने की वजह से अलग अलग रिएक्शन टेक प्लेस होता है और जिसके वजह से रॉक के नेचर भी अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कलर, ठीक है, रॉक का कलर चेंज होता है। देन मैं नेक्स्ट बोलता हूँ कि उसका नेचर in the sense some rocks are soft rock and some rocks are hard rock, ठीक है। सो कुछ रॉक के मिनरल्स प्रेजेंट होने की वजह से, रॉक के अंदर सम मिनरल्स कंटेंट होने की वजह से क्या होता है, रॉक के भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कुछ रॉक होता है जो कि हार्ड इन नेचर होता है, कुछ रॉक होता है जो कि सॉफ्ट इन नेचर होता है, ठीक है। सो ये इनके वजह से जेनेटिक वेव्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब जेनेटिक वेव्स क्रिएट हो रहा है और जब जेनेटिक वेव्स क्रिएट होकर रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, सर्टन इफेक्ट्स दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है, अगर मैं रिलीज कोई भी एनर्जी, सर्टेन एनर्जी अगर कोई वेलोसिटी के साथ, कोई डायरेक्शन के साथ अगर रिलीज होती है, सो क्या होगा, उसका इफेक्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक ले लो, अगर इंटीरियर पार्ट में एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक हो रहा है। ड्यू टू अर्थक्वेक क्या हो रहा है कि बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे डैमेजेस हो रहे हैं, ठीक है। सो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, और उसका क्या होता है, इफेक्ट्स होता है। सो ये भी ऐसे जो जेनेटिक वेव्स होते हैं, ये जेनेटिक वेव्स के भी अभी दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। या तो प्रेशर होगा या तो क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है। यानी कि जेनेटिक वेव्स रिलीज होने के वजह से, इन मूवमेंट्स के रिलीज होने के वजह से और अकर होने के वजह से दो चीज़ें होगी, ठीक है, दो इफेक्ट होगा, या तो प्रेशर होगा या तो क्या होगा, टेंशन होगा, या तो प्रेशर या तो टेंशन, ठीक है। तो याद रखो, इफेक्ट्स ऑफ मूवमेंट इज पी एंड टी, इफेक्ट्स ऑफ मूवमेंट इज पी एंड टी, प्रेशर या तो टेंशन, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रेशर में क्या होता है और टेंशन में क्या होता है डिटेल में, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ प्रेशर की, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कंसेप्ट है जो कि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जो एंडोजेनेटिक मूवमेंट है, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट है, ये सारे मूवमेंट्स जो हैं ये सारे लिंक्ड है। अगर आपको एंडोजेनेटिक मूवमेंट नहीं आया, अगर आपको एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स के कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए, सो आप एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स को नहीं पढ़ सकते, ठीक है। सो बेस से जाना काफ़ी ज़रूरी है। तो ध्यान दो यहाँ पर, इफेक्ट्स ऑफ मूवमेंट पी एंड टी, ठीक है, प्रेशर एंड टेंशन। अब प्रेशर से क्या चीज़ें होती है, प्रेशर में पढ़नी चीज़ें, जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो तीन है, ठीक है। क्या चीज़ें हैं वो, पहला वाला है रेस। अब जो रेस होता है वो रेस कैसा होता है, जब भी प्रेशर क्रिएट होता है, जब भी एनर्जी में प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, तो वैसे जो वेव्स होते हैं, प्रेशर की एक ऐसी एनर्जी की जेनेटिक वेव्स है जिसके वजह से क्या होता है, जो रेज होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, द रेस, ठीक है, यू कैन सी द रेज इज कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन यानी कि कंप्रेस होना, ठीक है, किसी भी चीज़ को कंप्रेस करना बोलते हैं ना, उसे वो होता है कंप्रेशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो जेनेटिक वेव्स होते हैं, ये ऐसे जेनेटिक वेव्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है, क्लोजर आ रहे हैं, ठीक है, दे आर ट्रैवलिंग क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। देन अब दूसरी चीजें याद क्या रखनी है, सच रेस इज नोन हैज कन्वर्जेंट रेस, सच रेस इज नोन हैज कन्वर्जेंट रेस। अब इन रेस को क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जेंट रेस बोला जाता है। नाउ व्हाट इज कन्वर्जेंट रेस, कन्वर्जेंट रेस इज नथिंग बट अ रेस और जेनेटिक वेव्स विच आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, विच आर ट्रैवलिंग क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, सच रेस इज नोन एज कन्वर्जेंट रेस। तो याद रखो, प्रेशर में क्या होगा, रेस एक दूसरे के पास आते हैं, कंप्रेशन होता है, उन कंप्रेशन रेस को कन्वर्जेंट रेस बोला जाता है, ठीक है। अब जब प्रेशर क्रिएट होगा तो रॉक पे दो असर पड़ेगा, ठीक है, या तो हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक। अब रॉक टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, बेसिस ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो हमने अभी देखा कि रॉक के मिनरल्स के होने की वजह से उनके कुछ सर्टन कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होने की वजह से कुछ रॉक होते हैं हार्ड इन नेचर और कुछ रॉक होते हैं सॉफ्ट इन नेचर। अब जो हार्ड रॉक होता है, ठीक है, उसमें क्या क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, फॉल्ट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब फॉल्ट्स क्या होता है, सर व्हाट इज फॉल्ट, फॉल्ट इज नथिंग बट ब्रेक, ठीक है, ब्रेक होना, ठीक है। अब ब्रेक यानी कि जब टूट जाता है कुछ चीज़ें, क्रैक डेवलप हो जाती है, ठीक है, फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट्स बोलते हैं। तो जब भी प्रेशर क्रिएट होगा, जब प्रेशर क्रिएट होगा तो हार्ड रॉक, वो हार्ड इन नेचर है, हार्ड इन नेचर होने की वजह से, ठीक है, इन कन्वर्जन, इन जेनेटिक वेव्स की वजह से वो क्या होगा, वो टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, रॉक हार्ड इन नेचर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वेराज जब अगर मैं बात करता हूँ सॉफ्ट रॉक की, ठीक है, सो सॉफ्ट रॉक में क्या होगा कि जो रॉक है उसमें फोल्ड्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, बिकॉज
इट्स अ सॉफ्ट रॉक, ठीक है। सॉफ्ट रॉक होने की वजह से जो इलास्टिसिटी जैसी जो चीज़ें होती है, यानी कि जो कि बोलते हैं ना कि रॉक में प्रेशर पड़ने की वजह से वो ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक पीस ऑफ पेपर लो और उसको फोल्ड करोगे तो कैसे वो फोल्ड क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सॉफ्ट रॉक भी क्या हो जाएगा, फोल्ड क्रिएट हो जाएगा, ना कि टूटेगा, ठीक है। और हार्ड रॉक पे क्या होगा, वो हार्ड इन नेचर है, वो वैसा का वैसे ही डटा रहेगा, डटे रहने की वजह से और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आने की वजह से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी प्रेशर में समझने जैसी, ठीक है, जो कि समझना है। अब नेक्स्ट जो होता है टेंशन। अब जैसे कि मैंने कहा, इफेक्ट्स होने की वजह से, मूवमेंट की इफेक्ट्स होने की वजह से दो चीज़ होगी, या तो प्रेशर होगा या तो टेंशन होगा। प्रेशर में हमने देख लिया, अब देखते हैं कि टेंशन में क्या होता है, ठीक है। अब जब टेंशन क्रिएट होगा तो सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है, वो है रेस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, द जेनेटिक वेव्स आर ट्रैवलिंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फार अवे हो रहा है। आप देख सकते हो अपोजिट हो रहा है, क्लोजर आ रहा है, और टेंशन में क्या हो रहा है, फार अवे जा रहा है, ठीक है। तो दे आर मूविंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सच जेनेटिक रेज और सच जेनेटिक वेव्स इज नोन एज डाइवर्जेंट रेज। क्या बोला जाता है उन्हें, डाइवर्जेंट रेज बोला जाता है, ठीक है। जो कि क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, वो कन्वर्ज नहीं हो रहे, ठीक है। अब ये जो डाइवर्जेंट रेज होते हैं, इनके हार्ड रॉक और वेरस सॉफ्ट रॉक पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं, ठीक है। जब हम हार्ड रॉक की बात करते हैं, ठीक है, अब डाइवर्जेंट हो रहा है, यानी कि प्रेशर अब टोटली उल्टा जा रहा है। पहले वाले केस में प्रेशर हो रहा था, यानी कन्वर्जेंट हो रहा था, तो वो टूट चुका था। इस जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोल्ड्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे हार्ड रॉक पे, ठीक है। और सॉफ्ट रॉक पे क्या होगा, फॉल्ट्स होना हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इवन हार्ड रॉक भी टूट जाएगा, वो भी फॉल्ट, इधर भी फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंट रेस, ठीक है। सो ये था हमारा प्रेशर और टेंशन का कंसेप्ट, ठीक है। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। वापस से गो थ्रू करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ मूवमेंट दो आर कैटेगराइज इनटू टू, ठीक है, प्रेशर एंड टेंशन। प्रेशर क्रिएट होगा या तो टेंशन क्रिएट होगा। नाउ व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर में कंप्रेशन होगा, है कि नहीं। अब टेंशन में क्या होगा, टेंशन में कंप्रेशन होने के बदले डाइवर्जेंट होगा। प्रेशर में रेस क्लोजर टू ईच अदर आएंगे, डाइवर्जेंट में रेस फार अवे फ्रॉम ईच अदर जाएंगे, ठीक है। हार्ड रॉक यहाँ पर प्रेशर में फॉल्ट्स होगा और सॉफ्ट रॉक फोल्ड्स होगा, वेरएस टेंशन में दोनों रॉक्स क्या हो जाएंगे, फॉल्ट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉल्ट्स इन दिस सेंस इज टूट जाना, ठीक है, टूट जाना, तो फ्रैक्चर्स क्रिएट हो जाना। तो ये था हमारा प्रेशर एंड टेंशन। अब प्रेशर एंड टेंशन जब क्रिएट होगा और ये जो इसके इफेक्ट्स होंगे, इन इफेक्ट्स की वजह से अब क्या होगा, लैंडफॉर्म प्रोड्यूस होगा। जैसे कि हमने बताया, हमने स्टार्टिंग में बात की कि एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स की वजह से हम लैंडफॉर्म्स कौन से प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करने वाले। वैराज हम एक्सोजेनेटिक मूवमेंट में भी सेम चीज़ें के बारे में फोकस करेंगे। सो जब एंडोजेनेटिक मूवमेंट के वजह से ये जो प्रेशर और ये जो टेंशन है, इसकी वजह से और ये जो इफेक्ट्स है, ये जो मूवमेंट्स के इफेक्ट्स है, इनके वजह से दो चीज़ होगा, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। प्रेशर की वजह से दो चीज़ क्रिएट हो रही है, कॉन्टिनेंट्स क्रिएट होगा और माउंटेन क्रिएट होगा। टेंशन के वजह से रिफ्ट वैली क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अब आगे नेक्स्ट मेरे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कॉन्टिनेंट्स कैसे प्रोड्यूस होता है, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, रिफ्ट वैली कैसे बनता है, कैसे प्रेशर और टेंशन अपने इफेक्ट्स को लेकर कैसे काम करते हैं। हम और भी काफ़ी सारे जियोलॉजिकली टर्म्स के साथ यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। सो आप अभी अपनी बुक्स को ओपन करो, मेरा काम यहाँ पर पढ़ाना ख़त्म, अब आपका काम यहाँ पर और डबल हो जाएगा। बुक खुलना है, स्टडी करना है प्रॉपरली, नोट्स क्रिएट करना है। इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग द टॉपिक, ठीक है, प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।